वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जो है उसका केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका 6th यूनिट जिसका नाम है पॉलीमर्स या फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, ये उसका नाम है जो आपके बुक में दिया होगा। उसको हमने यहाँ पे पॉलीमर्स लिखा है ओनली। तो इसके हम एमसीक्यूज आज पढ़ने जा रहे हैं या फिर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस है, ये इसका सिलेबस है। इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके पहली 2-3 लाइन के जो सिलेबस है, नेचुरल, सिंथेटिक, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर एक्सेट्रा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पॉलीमर चैप्टर से। उसके बाद इसका डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास का कैसे किया जा सकता है और ये क्या होता है, जैसे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है mn एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है mw, और इसे कैसे कैसे निकालते हैं विस्कोसिटी मेथड से, लाइट स्कैटरिंग मेथड से। तो कुछ क्वेश्चंस इसके इस मेथड से भी पूछे जाते हैं। मेजर पार्ट इसका ये वाला पार्ट है जो फर्स्ट 3 लाइन्स है। उसके बाद छोटा सा सिलेबस और ऐड किया हुआ है जिसमें इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात की गई है, जिसमें सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स, ये केवल 2 ही पॉलीमर्स हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा बहुत और इसके कुछ मैकेनिज्म्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हमने सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन के रखे हैं अपने इस यूनिट में, अपने इस आज के लेक्चर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये, The term dash is defined as very large molecule having high molecular mass which are formed by joining of repeating structural units। तो आपसे पूछा गया है कि एक टर्म होता है जो बहुत मॉलिक्यूल्स के बहुत हायर मोलर मास वाला होता है, तो और वो कैसे बनता है, छोटी छोटी यूनिट के ज्वाइन करने से बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पॉलीमर्स। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, रदर देन हमने इसे अपने इस लेक्चर में रखा है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग जो है वो बेसिक से ही होनी चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो है पॉलीमर्स। और आपको ये और पता होना चाहिए कि जो वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के हम जो बड़ा यूनिट बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच गिव राइज टू ए पॉलीमर दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज। तो इसमें ये पूछा गया है कि वो यूनिट का क्या नाम होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोनोमर्स। तो मोनोमर को जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट चेन्ड लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स आर नोन एज लिक्विड और गैस पॉलीमर्स। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाई पॉलीमर, ओलिगोपॉलीमर, कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है बेसिकली कि उसका मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए पॉलीमर का और वो शॉर्ट चेन होनी चाहिए, मतलब चेन छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह के पॉलीमर को हम किस नाम से जानते हैं, लिक्विड और गैस पॉलीमर। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओलिगोपॉलीमर्स। तो जो भी ओलिगोपॉलीमर्स होते हैं वो छोटी चेन वाले होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो नॉर्मली कम होता है, तो उसे हम कहते हैं ओलिगोपॉलीमर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओलिगोपॉलीमर्स। आपके रेफरेंस के लिए हमने ये नीचे 2-3 लाइनें ऐड की हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डजंट अप्लाई टू पॉलीमर। तो आपको 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो पॉलीमर्स पे अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए सोर्स, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ऑप्शन डी नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोनोमर्स को हम काउंट नहीं करते हैं पॉलीमर्स के केस में। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ मोनोमर, क्योंकि मोनोमर्स बहुत सारे होते हैं, वो नॉर्मली काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ मोनोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पॉलीमर। तो आपको ये बताना है, ये 4 पॉलीमर आपको दिए गए हैं, 4 नाम, सेलुलोज, स्टार्च, रेयोन एंड आरएनए। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो देखिए, सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर होता है, ये हमने अपने कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टार्च भी हमने वहां डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट में, और आरएनए को हमने अपने न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यू वीडियो वाले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए।
तो हमारा जो ये तीनों ही ए, बी और जो डी आंसर है ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा सी, वो सेमी सिंथेटिक होता है। तो रेयन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेयन आंसर है जो नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The synthesis of which of the following polymer necessitates the loss of tiny molecule on regular basis? देखिए तो पॉलीथीन, नायलॉन 66, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये चार पॉलीमर दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा वो पॉलीमर है जो हर एक छोटा छोटा टीनी मॉलिक्यूल निकालता रहता है, अपने अंदर से एग्जिट करता रहता है? तो इसका आंसर होगा नायलॉन 66, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और इसमें से अल्कोहल, वाटर या फिर जो भी मॉलिक्यूल मतलब एग्जिट कराते हैं, नॉर्मली जो एग्जिट होता है या फिर वाटर का होता है, अल्कोहल का होता है या फिर HCl का होता है। ठीक है, तो नायलॉन 66 क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसमें से जो टीनी लॉस हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 में से वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट करता रहता है हर लेवल पे, जैसे जैसे उसका कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट वन ऑफ देम? तो आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन का स्टेप्स होते हैं, उसमें 2-3 स्टेप होते हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेप उसमें से नहीं है। नंबर 1 इनिशिएशन, तो मैं आपको पहले बता दूं, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसके स्टेप्स में आता है इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत होती है, प्रोपगेशन मतलब चेंज उससे ऐड होती हैं, मतलब मोनोमर ऐड होते जाते हैं, और जो टर्मिनेशन होता है वो लास्ट स्टेप होता है जिसमें पॉलीमर बन के पूरा रेडी हो जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिस्टलाइजेशन जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इपॉक्सी, पॉलिएस्टर और नाइलॉन। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिएस्टर और जो नाइलॉन होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये बताना है कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो उसका आंसर है इपॉक्सी। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहें तो हमारी इस रेफरेंस वाली लाइन से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसे नोट डाउन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? ये वो पॉलीमर होते हैं जो क्रॉस लिंक होते हैं और हेविली ब्रांच मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है, आप थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डजंट फॉल विद इन द कॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी? नंबर 1 क्रॉस लिंक्स, नंबर 2 या फिर ऑप्शन बी एटैक्टिक, ऑप्शन सी सिंडियोटैक्टिक और ऑप्शन डी आइसोटैक्टिक। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आपने अगर पॉलीमर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप इसका आंसर खुद भी बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रॉस लिंक्ड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्रॉस लिंक्ड। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएगा ये। नेक्स्ट है, द पॉलीमर एब्जॉर्ब डैश एंड एक्सपैंड। तो पॉलीमर क्या एब्जॉर्ब करता है और एक्सपैंड करता है? नंबर ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी मिथेनॉल। तो जो पॉलीमर होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज द क्रिस्टलिनिटी राइजेस पॉलीमर ब्रिटलनेस इंक्रीजेस। सिंपल, जब भी क्रिस्टलाइन जो क्राइटेरिया होता है उसका बढ़ता है तो पॉलीमर की जो ब्रिटलनेस होती है वो इंक्रीज होती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। द ब्यूना एस इन ब्यूना एस रेफर टू सल्फर, स्टायरिन, सोडियम और सैलिसिलेट। आपको पता होना चाहिए ब्यूना एस में जो एस वर्ड होता है वो होता है स्टायरिन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डजंट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेजेस? तो आपको ये बताना है क्रॉस लिंकेजेस किसमें नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से ही है, वल्कनाइज्ड रबर, बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन। तो जो टेफ्लॉन होता है वो सिंपल चेन टाइप पॉलीमर होता है, CF2 से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए, ऑप्शन डी होना चाहिए, इसका आंसर है टेफ्लॉन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बहुत है आने के। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा है इनमें से। तो आपको मैं बता दूं, उसके अंदर 3 इथाइल्स होते हैं। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है उसके अंदर और एल्युमिनियम होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो का एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। तो पॉलीथीन जो इथीन से बनता है, जो इथीन के आपस में जुड़ने से बनता है, पॉलीस्टायरीन में स्टायरीन के आपस में जुड़ने से बनता है, और नियोप्रीन में आइसोप्रीन यूनिट जुड़ा होता है, और नायलॉन सिक्सिक है जो एडिशन पॉलीमर नहीं है। तो नायलॉन सिक्सिक होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो टेफ्लॉन और नियोप्रीन किस तरह के पॉलीमर्स है? कोपॉलीमर्स हैं? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोनोमर्स। मोनोमर्स तो इसका आंसर नहीं हो सकता। होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर भी नहीं है। नेक्स्ट नहीं, होमोपॉलीमर्स है, सॉरी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा होमोपॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली एडिशन पॉलीमर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें केवल एडिशन पॉलीमर हो। पहला ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन टेरिलिन। सेकंड ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन पीवीसी एक्रिलिन एक्रिलेन, ब्यूना एस नाइलॉन पॉलीब्यूटाडाइन बेकेलाइट पीवीसी और पॉलीइथाइलिन। तो जो पीवीसी होता है ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब जो विनाइल क्लोराइड है वो है इसका मोनोमर, और पॉली वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि उसका पॉलीमर है, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पीवीसी कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉलीइथाइलिन पीवीसी और एक्रिलेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर इनमें से कौन सा होता है? तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं, पॉलीएस्टर, ग्लाइकोजेंस, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैप्रोलैक्टम इज नोन एज। ये क्वेश्चन तो आपको 11th-12th क्लास से ही आना चाहिए, क्योंकि शायद हमने कैप्रोलैक्टम को 11th-12th क्लास में पढ़ा है। जो इसका आंसर होगा वो हो नायलॉन 6। नायलॉन 6 को हम कैप्रोलैक्टम से बनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो इसका आंसर है वह है और नायलॉन 6, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज। तो कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें अमाइड लिंकेज होगा? नायलॉन 66 पहला ऑप्शन, टेरिलीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो जो नायलॉन 66 होता है उसके अंदर CONH ग्रुप होता है, तो ये नायलॉन 66 इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रबर। यानी कि इनमें से कौन सा रबड़ नहीं है? तो जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है वो रबड़ नहीं होता है, बाकी पॉलीक्लोरोप्रीन, ब्यूनाएन, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, कोपॉलीमर, इन सबको हम एक रबड़ की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो इसका आंसर होगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, वो एक रबड़ का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डजंट हैव विनाइलिक मोनोमर्स यूनिट। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, एक्रिलन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन और नियोप्रीन। तो जो नायलॉन होता है उसमें विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नायलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस पॉलीआइसोप्रीन पॉजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी बिकॉज। जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसकी 4 ऑप्शन है आपके पास। इट इज सॉफ्ट एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, it is unsaturated and porous, it has coil structure and chain held together by weak van der Waals forces, or it has fibrous structure and reactive sites at various double bonds। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि इसी पॉलीआइसोप्रीन इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल्ड होता है और उसके लिए वीक van der Waals फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। The monomer used in addition polymerization through free radical should be very pure because। तो जो ये क्वेश्चन है
उसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। द ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज एक्ट लाइक इनहिबिटर्स रिजल्टिंग इन शॉर्ट चेन पॉलीमर। द इम्प्योरिटीज रिजल्ट in the formation of different products. The polymer formed is pure, or catalyst doesn't function in presence of impurities. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है द ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटीज एक्ट लाइक इनहिबिटर रिजल्टिंग इन शॉर्ट चेन पॉलीमर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द ट्रेसिस इम्प्योरिटीज लाइक। ऑप्शन सी यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, द ट्रेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज एक्ट लाइक इनहिबिटर्स। हीटिंग रबड़ विथ सल्फर इज नोन एज। तो जो रबड़ को हम हीट करते हैं सल्फर के साथ, उसे क्या कहते हैं ये भी आपको पता होगा। इसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है। उसको सल्फर को डाल के जब उसे हीट किया जाता है तो उसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इनमें से कौन सा है जो कंडेंसेशन पॉलीमर है? तो आपको पता होना चाहिए टेफ्लॉन नहीं होता, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी नहीं होता, और नियोप्रीन भी कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होता है जिसमें से H2O एग्जिट करता है या फिर वाटर निकलता है उस रिएक्शन में से। तो जो पॉलीएस्टर्स होते हैं उसके अंदर H2O निकलता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीएस्टर। नेक्स्ट है डेक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, पॉलीअमाइड्स, पॉलीप्रोपीन्स, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल और पॉलीएस्टर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डेक्रोन। क्या होते हैं? सिंपली पॉलीएस्टर होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो हम धागे से कपड़ों को सीलते हैं या दर्जी सीलता है, तो जो वो धागा होता है वो डेक्रोन बोला जाता है उसे। तो उस पर लिखा रहता है पॉलीएस्टर, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीमर्स, पॉलीएस्टर सॉरी। नेक्स्ट है नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबड़ किसका पॉलीमर होता है? आपको पता होना चाहिए 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला होता है। तो पॉलीमर होते हैं उसके। तो नेचुरल रबड़ का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा आंसर नंबर बी, विच इज 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। अगला क्वेश्चन है नायलॉन 66 इज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करने से नायलॉन 66 मिलता है, लेकिन किसका किसका? आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन को लिया जाता है जिससे नायलॉन 66 बनता है। तो ये इसके मोनोमर्स हैं, आपको मोनोमर्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। पॉलीइथाइलिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीविनाइल, बेकेलाइट पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन पॉलीविनाइल और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीस्टायरीन बेकेलाइट। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन और पीवीसी पॉलीविनाइल। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलीमर्स। तो आपको पहले में क्या बताना है, ये कुछ टाइप के हैं, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर है या ब्रांच्ड पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, इस तरीके से बताना है। तो क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्टली अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बता सकते हो। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर है वो होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब एक ही तरह के यूनिट्स हैं। और जो दूसरा है वो है कोपॉलीमर, जिसमें ए बी बी ए ए ए बी बी करके है। तो ये है कोपॉलीमर्स। अगला है अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फाइबर, प्लास्टिक और इलास्टोमर्स। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो फाइबर में होते हैं, उसके बाद होते हैं प्लास्टिक्स में, और सबसे कम होते हैं इलास्टोमर्स में। तो ये ऑप्शंस किस में सबसे फिट बैठता है? सबसे ज़्यादा फाइबर में, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। उसके बाद है फाइबर के बाद होता है प्लास्टिक। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, इलास्टोमर, प्लास्टिक्स और फिर फाइबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर कौन से होते हैं? लो डेंसिटी पॉलीमर, पॉलीएस्टर, हाई डेंसिटी पॉलीमर और नायलॉन। तो ब्रांच पॉलीमर होते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, लो डेंसिटी। ऑप्शन ए बी सी में आप अगर इस कई स्लाइड में ऑप्शन ए की जगह बी लिखा है लेकिन आंसर कुछ और है, तो आप जो ये आंसर लिखा हुआ है इस पे फोकस करें। स्लाइड बनाते टाइम कुछ स्लाइड्स में मिस्टेक हो गई है, ए की जगह बी लिख दिया है, बी की जगह सी लिख दिया है। उससे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, साथ में उसके आंसर भी लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप इस आंसर पे फोकस करें पूरी स्लाइड में, ठीक है। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड
एज एडिशन पॉलीमर, एज कंडेंसेशन पॉलीमर, एज कोपोलीमर्स और एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो इसका ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके बेसिस पे हम पॉलीमर्स को नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एडिशन टू पॉलीमर द मोनोमर यूज्ड इज, एडिशन टू पॉलीमर मोनोमर यूज्ड इज इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, बाईफंक्शनल सैचुरेटेड कंपाउंड्स और ट्राईफंक्शनल सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो नॉर्मली हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फाइबर। फाइबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? ठीक है, fiber possess high tensile strength and high modulus. Fibers impart crystalline nature. Characteristics features of fiber are due to strong intermolecular forces like hydrogen bond. इसमें से कुछ भी फाइबर में नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये तीनों चीजें फाइबर में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जो नहीं जाते हैं, विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, तो ये तीनों ही जो है नहीं जाते हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अंडरगो, इनमें से कौन सा नहीं जाता है? तो सब के सब एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं, तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे ये नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ नॉट नहीं लिखा रहता कौन से एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए जाते हैं, तो इसका आंसर तीनों हो जाता है। ऑल ऑफ दीज अगर यहाँ लिखा होता तो वो होता करेक्ट आंसर। तो कई बार क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए ताकि कुछ भी गलत इंटरप्रिटेशन ना हो क्वेश्चन का, उसके बाद आंसर को सर्च कीजिए। बहुत बार होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये नॉट छूट जाता है। ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है, उसके बाद ऑप्शंस पे जाना है। जल्दी से स्किप कर देंगे आंसर पे, आंसर पहले पढ़ेंगे या क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ थैलिक एसिड रिएक्ट विद मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड। ब्रांच पॉलीमर, क्रॉसलिंक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर और नन ऑफ मेंशन। तो जो इसका आंसर है वो होता है बेसिकली जब एक थैलिक एसिड रिएक्ट करता है ग्लिसरॉल से तो क्रॉसलिंक पॉलीमर जनरेट होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा क्रॉसलिंक पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट। तो वीकेस्ट आपको पता होना चाहिए, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स और फाइबर्स में सबसे वीक होता है फाइबर्स के अंदर, और सबसे स्ट्रांग जो होता है वो किसमें होता है? बताइए सबसे स्ट्रांग किसमें होता है? सबसे स्ट्रांग होता है फाइबर में, और सबसे ज्यादा होता है फाइबर में और सबसे कम होता है इलास्टोमर्स में। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉलीमर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इलास्टोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सबसे स्ट्रांग किसमें होगा, तो सबसे स्ट्रांग होता है फाइबर्स में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टोमर। इन चारों में से कौन सा इलास्टोमर नहीं है? तो ब्यूना एन तो नहीं होते, नियोप्रीन भी नहीं होता, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो एक इलास्टोमर नहीं होता है, बाकी सब इलास्टोमर होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवीसी। अगला क्वेश्चन है, डैश अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन हीटिंग। तो इसका 4 ऑप्शन है, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन और बेकेलाइट। तो जो बेकेलाइट होता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन करता है हीटिंग करने पे, इसका आंसर है बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमर बिकम सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड रबरी डैश ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जो पॉलीमर होते हैं जब हम उसे हीट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसे हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, तो वो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड रबरी हो जाता है। तो टेम्परेचर एट बिलो दैट टेम्परेचर, अबव और एट और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होता है अबव दैट टेम्परेचर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, अगर आप किसी पॉलीमर को उसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है और रबर लाइक हो जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अबव। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट नेचुरल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग। स्टार्च, प्रोटीन्स और सेलुलोज, ये तीनों ही नेचुरल रबर्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ट्राइफॉस्फेजीन इज, एक लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है, नेचुरल सॉल्ट होता है और एम्फोटेरिक होता है। अब क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन रहता है जो लोन पेयर अपने पास रखता है, तो एक लुईस बेस की तरह काम करता है ये ट्राइफॉस्फेजीन। अगला क्वेश्चन है इन ट्राइफॉस्फेजीन PNR, आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की ये हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए इसके हाइब्रिडाइजेशन। जो फॉस्फोरस होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन्स कांट बी यूज्ड एज, सिलिकॉन को किस तरह से यूज नहीं कर सकते। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वैनिशिंग क्रीम बना के इसको नहीं यूज कर सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैनिशिंग क्रीम। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन्स आर इनर्ट टू, सिलिकॉन्स इनर्ट होते हैं वीक एसिड्स, वीक बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन्स इन सब के साथ ही इनर्ट होते हैं, मतलब इनका इस पे कोई असर नहीं होता। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकॉन्स हैव जनरल फॉर्मूला, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है R2SiO N। तो जो ऑप्शन सी है वो है इसका करेक्ट आंसर, ये होता है सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लॉथ आर फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग, तो किससे बनाते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लॉथ। फॉस्फेजीन से बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नायलॉन पॉलीमर सिल्क सेल्यूलोज आर, ये क्या होते हैं। आपको ये बताना है कि नायलॉन और ये पॉलीमर सिल्क सेल्यूलोज ये क्या होते हैं। ये बेसिकली एक फाइबर्स होते हैं, इलास्टोमर प्लास्टिक नहीं होते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है MW रिप्रेजेंट्स, MW क्या होता है। विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, अब आपको पता है MW का मतलब होता है वेट एवरेज मोलर मास। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सिंपली डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर इन ऑप्शन में लिखा रहता कहीं पे वेट एवरेज मोलर मास तो आप उसको टिक कर देते, हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पॉलीमर मॉलिक्यूलर मास Mn रिप्रेजेंट्स, Mn होता है नंबर एवरेज मोलर मास। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर। अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसका ये करेक्ट आंसर है। तो अगर ये ऑप्शन में रहता तो हम इसको टिक करते, वेट एवरेज मोलर मास होता है MW और Mn क्या होता है नंबर एवरेज मोलर मास, जिसको हम Mn बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट स्कैटरिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, लाइट स्कैटरिंग मेथड किस लिए यूज किया जाता है, वेट एवरेज मोलर मास निकालने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो लाइट स्कैटरिंग मेथड जो होता है वो MW निकालने के लिए यूज किया जाता है, और उसे एक्सपेंड करके लिखें तो वेट एवरेज मोलर मास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेट एवरेज मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग नंबर एवरेज मोलर मास इज एन ऑस्मोमेट्री, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन, ए बी और नन ऑफ दिस। तो जो Mn होता है वो हम ऑस्मोमेट्री और अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन दोनों से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज यूज्ड इन सीलिंग ऑफ जॉइंट्स ऑफ जेट एयरक्राफ्ट्स। तो जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं सिलिकॉन रबर यूज करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन रबर। अगला क्वेश्चन है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इज, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड क्या होता है, फॉस्फेजीन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फॉस्फैम इज, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर को बार बार कॉपी में लिख के देखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी N3P3 ब्रैकेट में NH थ्राइस, इसे हम कहते हैं फॉस्फैम। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक रबड़ इज, इनऑर्गेनिक रबड़ किसे बोला जाता है, इनऑर्गेनिक रबड़ बोला जाता है पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को। तो ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिलिकॉन्स आर, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं बेसिकली ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफ क्लॉथ, फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड को यूज किया जाता है फायर प्रूफ वो करने के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हाइड्रोलिसिस हेलोसिलेन्स गिव, तो हेलोसिलेन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सिलिनॉल्स मिलते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इज। बेसिक यूनिट क्या होता है? NPCl2 होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NPCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर बॉल बेयरिंग वर्किंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड। तो जो सिलिकॉन का ग्रीस होता है वो इसके लिए यूज होता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। In Friedel-Crafts reaction of NPCl2 thrice, the number of displaced chlorine atom by benzene। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जब इसका होता है तो उसमें दो बेंजीन एटम्स, नंबर ऑफ डिस्प्लेस क्लोरीन एटम बाय बेंजीन, तो बेंजीन से दो क्लोरीन एटम डिस्प्लेस होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन एटम फ्रॉम पीसीएल पार्ट ऑफ फॉस्फेजीन टेक प्लेस वाया द मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म से जो क्लोरीन एटम है वो पीसीएल पार्ट से मतलब फॉस्फोरस से अलग होता है? तो SN2, ठीक है, SN2 होता है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज SN2। चलिए आज की क्लास में इतना ही। पॉलीमर्स के हमने लगभग 70s के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस किए अपनी स्लाइड में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी का धन्यवाद ये लेक्चर सुनने के लिए। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिए। और बाकी सभी 8 चैप्टर्स जो भी हैं सेकंड सेमेस्टर के, उन सब पे जल्दी ही वीडियो हो जाएगा। 4-5 वीडियो हमने डाल दिया है और बाकी 4-5 भी हम जल्दी ही डाल देंगे, जो आपके बहुत काम के होंगे। जरूर देखिएगा। धन्यवाद।